नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पश्चिम से लेकर पूरब तक यूपी के अलग अलग जगहों पर जाकर 2024 को लेकर माहौल जान रहे हैं, भाप रहे हैं और समझ रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या कुछ माहौल चल रहा है। फिलहाल जो है लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से हैं और ये तंदूरी चाय की दुकान है। यहाँ पर जो है शाम के वक्त आते हैं तो हम भी आ गए हैं तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए, चूँकि चाय की दुकान पर राजनीति की हमेशा चर्चा होती है। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, देखिए राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है, राहुल गांधी की यात्रा भी निकल रही है, यात्रा में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई है। 24 को लेकर माहौल लगातार जो है वो गरमाता जा रहा है। तो भाई साहब ये बताइए, 24 का मुद्दा अहम क्या रहने वाला है? राम मंदिर भी उधर निर्माण चल रहा है, दूसरी तरफ अब यात्रा भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं। अब जनता किन बातों में आकर वोट करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। हाँ। बीजेपी की ये कोशिश है लगातार कि राजनीति को जो है धर्म आधारित कर दिया जाए, मंदिर पर केंद्रित कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष की भी यही कोशिश है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो उनका अपना काम है, बीजेपी का अपना काम जारी है कि वो राम के मंदिर पर जो है चुनाव को केंद्रित करे और लोगों को भावनाओं के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित करे, जो उनका एजेंडा रहता है। अक्सर मैं इन दोनों पार्टियों के बीच में जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, लोग किस मुद्दे वोट करेंगे? लोगों का अपना अपना नजरिया है। आपका नजरिया क्या है? हो सकता है कुछ लोगों का नजरिया बीजेपी वाला पसंद आए, कुछ लोगों को जो है कांग्रेस वाला पसंद आए। तो मेरा जो नजरिया है अपना व्यक्तिगत, मेरा तो नजरिया यही है कि जो मोदी जी ने 2014 में वायदे करके सरकार में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी की सरकार। तो उस वक्त पेट्रोल का दाम 70 रुपये हुआ करता था, आज सैकड़ा पार कर चुका है। उस वक्त गैस का दाम 400 रुपये हुआ करता था, आज 1200 रुपये हो गया है। उस वक्त जो है हर वक्त साल जो है 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी। आज नौजवान पूछना चाहता है उनसे, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि भाई 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? आपको वो भी यहाँ कर देश की जनता के सामने रखना चाहिए। तो मेरा नजरिया ये है कि मुद्दों पर चुनाव हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले 15 दिनों से मैं देख रहा हूँ लगातार लखनऊ भी आया तो यहाँ भी हर गाड़ी पे, हर चौराहे पर एक झंडा और लगातार इस तरह की बातें कि भाई राम राज आ गया। कैसे देखते हैं इसको? अगर जो लोग राम राज की परिकल्पना करते हैं तो फिर मौजूदा जो सरकार है उसको अपने सामने आईना रखना चाहिए कि हकीकत में राम राज्य है क्या। राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। आपने सबरी के किस्से सुने होंगे, आपने निषाद के किस्से सुने होंगे। अगर राम राज्य जो है बीजेपी चाहती है तो उसको पहले अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। जो नफरत की राजनीति, भेदभाव की राजनीति करना चाहती है, चाहे जाति आधारित हो चाहे धर्म आधारित हो, उनके जो नेता हैं बयान इस तरह से दिया करते हैं कि दो संप्रदाय आपस में लड़ जाएं, तो उनको पहले अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। राम के बारे में उनको अध्ययन करना होगा। बीच में शंकराचार्यों का भी लगातार विरोध चल रहा है, 4 शंकराचार्य लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं उनको? देखिए, शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च माने जाते हैं। हम कह सकते हैं जैसे राजनीतिक में सत्ता में प्रधानमंत्री होता है, वैसे हमारे धार्मिक सत्ता में शंकराचार्य जी प्रधानमंत्री की हैसियत से होते हैं। वो जो बात कह रहे हैं वो धर्म सम्मत कह रहे हैं, वो धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। उनकी बात का समर्थन हर सच्चा हिंदू करना चाहेगा। जो हिंदू धर्म को सही तरीके से मानना चाहता होगा, जो भारतीय हिंदू होगा, उनकी बात को नकारेगा नहीं। लेकिन जो भाजपाई हिंदू होगा, जो भाजपा के हिंदू को जो उसको मानता होगा, वो उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा होगा। बीजेपी लगातार कह रही है, जब से विरोध किया है इन 4 शंकराचार्यों ने, उनका कहना है साफ तौर से कि ये विपक्षी पार्टी की चाल है। इस तरह की लगातार बातें यही है ना, बीजेपी का यही है कि कड़वा कड़वा गप, अरे वो मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू। यही शंकराचार्य जी तमाम मुद्दों पर बीजेपी के साथ थे। या जो बात शंकराचार्य जी उठाते थे, जैसे काशी के मंदिर का मामला था, शंकराचार्य जी उठाते थे तो बीजेपी उनके साथ होती थी। आज शंकराचार्य जी उनके हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म के हिसाब से सही है, लेकिन उनके हिसाब से सही नहीं। उनकी राजनीतिक सत्ता में कहीं ना कहीं जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो जागरूक करने की कोशिश करें हिंदुओं को। उनका मामला है कि जो काम हो, राम मंदिर का जो मामला हो रहा है, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का काम हो रहा है, वो विधि सम्मत हो। अधूरे मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है। 22 तारीख की तारीख आनंद फानंद में ला करके जो है दे दी गई, जबकि चैत राम नवमी को भगवान राम का जो है जन्मदिन होता है। उस दिन अगर होता, मंदिर का शिखर बन गया होता, ध्वज लग गए होते, अगर तब प्राण प्रतिष्ठा होती, तो सारे जो है शंकराचार्य उनके साथ होते, वहाँ मौजूद होते। शंकराचार्य जी जो बात कह रहे हैं, आज हर हिंदू उनके पीछे खड़ा है, जो भारतीय हिंदू है। केवल भाजपा ही हिंदू उनके साथ नहीं खड़ा है। उधर एक राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा है और 22 तारीख को कल, और दूसरी तरफ जो है वो राहुल गांधी यात्रा लगातार जो है वो निकाल रहे हैं। और कल वो जो है वो एक मंदिर में जाएंगे, बहुत प्राचीन मंदिर है, और एक जिस तरीके शंकराचार्य होते हैं उसी तरीके शंकराचार्य थे, उनका जो धर्मगुरु थे उनके मंदिर में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप?
भाई बिल्कुल सही है उनका अपना काम है। वो जब भी किसी दूसरे दौरे पे होते हैं, कहीं भी किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो जो उनका अपना नज़रिया है धर्म के प्रति जो आस्था प्रकट करने का, वो अपना काम करते हैं, उसी का एक हिस्सा होगा वो। कोई अगर इसको 22 तारीख से जोड़ना देखना चाहे तो उसको आपको लगता नहीं है कि जो कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक वोट बैंक है वो प्रभावित होगा कांग्रेस को लेकर? भाई बहुसंख्यक की तो मैं बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी किस धार्मिक सत्ता के प्रधानमंत्री हैं? बहुसंख्यक के ना। आज बहुसंख्यक उनके साथ खड़ा है, जो भारतीय हिंदू है, जो सच्चा सनातनी है, जो भाजपा हिंदू है, जो बड़ा हिंदू है, भाजपा के वोटर बैंक बैठे हैं, वो उनको नहीं मान रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये बात है। ये तिलक विलक लगाए हैं, क्या नाम है? आर्यन मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं 24 को लेकर माहौल गर्म है? भारत जोड़ो यात्रा, जो न्याय यात्रा चल रही है, उसमें भी पथराव हुआ है और लगातार जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि भैया जो यात्रा निकली है ये कहीं ना कहीं दंगा फैलाना चाहते हैं, इस तरह की बात लगातार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? जिसकी खुद की राजनीति मोदी के दम पर चल रही हो, मैं असम के भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, जिसकी खुद की राजनीति मोदी के सहारे चल रही हो, वो बता रहा है कि यात्रा में दंगे हो सकते हैं। अरे राहुल जी हर हिंदुस्तानी को न्याय दिलाने निकले हैं, तो ये गलत है। अगर सड़कों पे निकलना गलत है, आपने संसद से निकाला, हम सड़कों पे आ गए, अब कहाँ कहाँ निकालोगे? ये लोग डर चुके हैं, सहम गए हैं। मोदी सरकार पे एक शायरी है, बताइए। मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ। उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तुम तो नज़र आना ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तुम नज़र आना ज़रूरी है। आज मैं युवा हूँ, मैं जाग चुका हूँ, मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हिंदू हूँ तो मोदी का भक्त हूँ। राम के तो है नहीं, राम भक्त हूँ तो क्या गलत है? राम क्या मोदी के हैं? राम जी क्या मोदी के हैं? राम जी हम सबके हैं, राम जी हम सबके हैं। तो ये बताइए, जिस तरीके से अभी बीजेपी की तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि 22 तारीख को तमाम विपक्षी पार्टी क्यों नहीं गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं? देखिए, आप पत्र पढ़िए, उसमें लिखा है कि 22 तारीख को नहीं जाएंगे। वो एक राजनीतिकरण हो गया है। 22 तारीख के बाद जब हम लोग की इच्छा होगी, ये मोदी जी के घर का मंदिर नहीं है, ये सार्वजनिक मंदिर है। किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं थी इसमें। जिसकी इच्छा होती, जिसका मन होता, वो जाता। आपने निमंत्रण क्यों भेजा? क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है, आप उसको भुनाना चाहते हो, मुद्दे को भटकाना चाहते हो। लेकिन देश की जनता, देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, एक छात्र होने के नाते मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षा का बजट इन्होंने कम क्यों किया। एक युवा होने के नाते इनसे पूछना चाहता हूं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हैं। एक युवा होने के नाते, एक छात्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते, आज मेरी बहनें मणिपुर में नंगरवास करके टहलाई जा रही हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी बताएं। तो 2024 का चुनाव आप मानते हैं कि इन्हीं मुद्दे पे होना चाहिए? लोग इसी निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन सब पे होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 70 साल कांग्रेस के और 10 साल मोदी के। अगर 70 साल में कांग्रेस ने देश को बनाया ना होता तो मोदी जी बेचते क्या? मुझे बताएं। कांग्रेस ने एम्स बनाया है, IIT बनाया है, इसरो बनाया है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आपके हाथ में माइक है, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। जो आप कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। और ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 24 घंटा मोदी जी नेहरू जी को दोषी बताते हैं। अगर यार मणिपुर में कुछ हिंसा होती तो कहते हैं नेहरू जी जिम्मेदार हैं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रशासन आपका है। आज भी होता तो नेहरू जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अरे इस्तीफा दे दीजिए, राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, देश को खूबसूरत भारत बना देंगे। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, कैसे देखते हैं? लखनऊ नवाबों का शहर है, कहते हैं नवाबों का शहर है, और 24 के चुनाव को लेकर नवाब क्या सोच रहे हैं सभी? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, 24 का जो चुनाव है वो धर्म और ये जो धर्म की राजनीति है, इस सबसे बढ़ के चुनाव है। ये जो चुनाव है, ये 2, 4, 5 किलो राशन के बेस पे चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव चल रहा है, ये बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, हमारी शिक्षा सेवाएं, उस बेस पे। अभी आप हाल ही में देखा होगा, आपने यूपी कांस्टेबल में भर्ती निकली होगी, 50 से 55 हज़ार भर्ती निकली है। आप इसमें आवेदन देखिए, करोड़ों के नाम आए, करोड़ों के। तो आप इस तरह से आइडिया लीजिए कि मतलब आज हमारे देश में क्या दर है बेरोजगारी की। हम छात्र, नौजवान, मैं बीटेक करे हुए हूँ, एडवोकेट भी हूँ, लेकिन आप बेरोजगारी की दर देखिए कि आज नौजवान हमारा स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट जैसी नौकरी जो मतलब घर घर सप्लाई होता है, वो कर रहा है।
शर्म की बात है कि मतलब ग्रेजुएट आदमी की पकौड़ा चल रहा है और बैटरी 24 रिक्शा के चल रहा चुनाव से पहले मुद्दे कुछ और हो जाते हैं और किसी और तरफ डाइवर्ट होता हुआ दिख भी रहा है। है। इस बार कुछ नहीं मुद्दा भटकेगा। इस बार जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि बेरोजगारी कैसे दूर हो, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे अच्छा बने, ठीक है, और इन सब मुद्दों को लेके जनता इस बार चुनाव में वोट करेगी। चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए। थोड़ा आगे आ जाइए, क्या नाम है? लखनऊ से ही है? तो बहुत दूर हूँ अभी। लखनऊ से तो है। हाँ बिल्कुल। तो बस ये बता दीजिए कि 24 का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा कुछ भी। भाई बेरोजगारी दूर हो, हाँ। बस यही एक मेन मुद्दा रहना चाहिए बस। मोदी जी ने कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। हाँ ये भाई आंकड़ा कम है ना, इसको बढ़ाना चाहिए। मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है भाई, अभी तक कुछ नहीं मिला। अभी तक तो कुछ ना मिला है। कहते हैं कि भैया हर साल 2 करोड़ रोजगार। हाँ अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और घूमने आए थे यहाँ? नहीं, मेरा घर है, मैं यहाँ लोकल। अच्छा, लोकल से हैं। तो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके क्या सोचता है ये मोदी जी अब जाएं बस, क्योंकि इसलिए क्योंकि इन्हीं ने बेचा है, बनाया कुछ नहीं है। और जैसे अभी ये नौकरियों का निकला था कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, काम कुछ नहीं किया है। सिवाय इनका ये है कि हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर धार्मिक मुद्दे ज़्यादा लेते हैं। अरे ये बात करें धर्म, इस पे आके रोज़गार पे, नौकरियों पे, इस पे बात करें तब तो मज़ा भी आए। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर लड़ रहे हैं। और कहते हैं जनता को धार्मिक मुद्दे में ही मजा आता है। जनता को धार्मिक मुद्दे में मज़ा आता है भाई। खाना इंसान क्या खाएगा ये भी तो सोचे, इंसान कमाएगा क्या? कुछ कह रहे हैं? नफ़रतों के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नफ़रतों के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। कार्यकर्ता है? निश्चित रूप से है। अगर मोहब्बत बांट रहे हैं तो मोहब्बत की बात भी राहुल गांधी करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप शायद नफरत बांट सकते हैं, आप मोदी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, लोगों से जनरल पूछ रहा हूँ। मैं किसी के, मैं देश की जनता, मैं आपकी सवाल नहीं कर रहा हूँ। अब बात हो रही पत्रकारिता की। एक उदाहरण और दे देता हूँ कि जो इस टाइम स्मृति ईरानी जी हैं, ट्रोल मंत्री जिनको मैं कहता हूँ, जो एसी से कमरे से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अमेठी गई थी। एक पत्रकार ने सवाल कर दिया दैनिक भास्कर के, तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे मालिक से बात करूँगी, तुम्हारी नौकरी छिनवा दूंगी। यह तानाशाही है इनकी, और नौकरी छिनवा दी। जिसके पास रोजगार है उससे रोजगार भी ले लो और रोजगार भी मत दो। यह इनकी नीति है। काटो फीता बदलो ना, मोदी सरकार के 2 काम। अच्छा ये बताइए, इंडिया गठबंधन जो है उसमें तमाम दल हैं और पहली बार इतना बड़ा गठबंधन बना है, तो लगता है कि सभी दल इस तरीके से बैलेंस बना के चल पाएंगे जिस तरीके से शुरुआत हुई है? निश्चित रूप से चल रहे हैं। और आपने कहा कि पहली बार गठबंधन इतना बड़ा तैयार हुआ, तो पहली बार तानाशाही भी इतनी बड़ी हो रही है कि घरों पे ईडी और सीबीआई की जांच हो रही है। अगर मेरे घर पे पैसा होगा, हम बोल रहे हैं, तो शायद रात में ईडी और सीबीआई घर पे बैठी होगी। सच बोलेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। ये सच्चाई है उत्तर प्रदेश की कि किसान मजदूर गरीब के बेटों को कुचला दबाया जा रहा है। वो तो कह रहे हैं माफियाओं पे चल रहा है। नहीं, आज देश में पूंजीवाद हावी हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी की फीस, मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, यूनिवर्सिटी की फीस 4,000 नहीं 10,000 हो गई है। वहाँ अंबानी अडानी का बेटा पढ़ेगा, किसान मजदूर का गरीब का बेटा नहीं पढ़ेगा। आने वाले सालों में वो यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट हो जाएंगी। और मोदी जी ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास। अपना साथ अडानी का विकास, आप सुन नहीं पाए। आप सुनिए तो पहले, अपना साथ है अडानी का विकास है। रात में सोचते हैं अडानी को क्या बेचना है और सुबह बेच देते हैं। अभी देखा होगा आपने कि वो समुंदर के पास गए थे, समुंदर भी बेच डालेंगे। मैं कह रहा हूँ मोदी जी अगर लखनऊ के घंटा घर भी आ जाएंगे तो घंटा घर भी बेच डालेंगे। ये सच्चाई है। मोदी जी जहाँ जाएंगे बेचेंगे, बनाएंगे नहीं। अपने मित्र को फायदा पहुँचाना है भाई। वो नाराज हो जाएगा तो कैसे? के समर्थक कहते हैं कि राम मंदिर, उनके समर्थक से पूछे जो भी हो मोदी भक्त। मैं तो कह रहा हूँ मोदी भक्त 5 काम गिना दें, जिस चौराहे पर और जिस समय वो बताएंगे, जो कहीं मैं हारने को तैयार हूँ, लेकिन 5 काम गिना दे कोई भी मोदी भक्त। आप क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के अलावा बताने को। आप बताइए, घूमने आए हैं? जी, कहाँ के रहने वाले? मैं आजमगढ़ का रहने। अच्छा, आजमगढ़ से आए हैं। तो ये बताइए, तो वहाँ तो अभी निरहुआ चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं, चल गए हैं, गलती से चल गए हैं तो चल रहे हैं, चले रहेंगे। आगे पता चलेगा चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो रिक्शा चलेगा, साइकिल? अब साइकिल या रिक्शा की बात तो मैं नहीं जानता, बट जो कैंडिडेट होता है उसकी बात मैं जानता हूँ कि जो बढ़िया लगे। जैसे अभी हम लोग तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अभी मैं पहली बार इस बार देंगे? जी, तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का। तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वोट मुझको देना है, मेरे घर वालों को तो देना नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से यही देख रहा हूँ कि कैंडिडेट को मैं पसंद कर रहा हूँ
कि जिस एरिया में जो मुझको बढ़िया लगेगा मैं उसको वोट दूंगा। बाकी पार्टी की अगर बात हो तो एक तरफा पार्टी सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी है जो सिर्फ एक तरफा राजनीति करती है। भाई की बात जो है वो बिल्कुल सही थी कि बीजेपी आज के वक्त में कुछ भी करे या माहौल कुछ भी खराब होता है तो सीधा इल्ज़ाम जाता है कांग्रेस पे और नेहरू पे। आज अगर कुछ हो रहा है, कहीं कुछ अपराध हो रहा है चौराहे पर, तो सीधा लेकर चले जाते हैं 1947 में और कांग्रेस को और नेहरू को उधेड़ करके रख देते हैं। जबकि इन लोग की ये बात बहुत गलत है कि सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते हैं। अभी जो लोग यहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं इनके ऊपर भी कोई जो है कि बहुत सेफ नहीं है ये लोग। अगर आप इस वक्त ये समझिए बोल रहे हैं अगर सरकार के खिलाफ तो आप अपनी जान हथेली पे रख के बोल रहे हैं बस। तो अंदर डर भी है फिर भी बोल रहे डर हैं। नहीं है हमको, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझको डर किसी बात का नहीं, ठीक है। मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता हूँ, ना मैं झुकने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ मुझको सही लग चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए युवाओं के हिसाब मुद्दा देखिए भाई, जब युवा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रोजगार आएगा बीच में। जब पढ़ाई लिखाई के स्तर को आप देखेंगे तो वो भी बीच में आएगा, ठीक है। और जो ये प्राइवेटाइजेशन चल रहा है देश में, इसके खिलाफ मैं बहुत सख्त तरीके से हूँ। चलिए देखिए ये लखनऊ के युवा हैं और ये तंदूरी चाय पर हम लोग खड़े थे और तमाम लोगों से बातचीत करते थे 24 चुनाव को लेकर। इस तरीके से लखनऊ के बाद आगे भी चलेंगे, दिखाएंगे क्या कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव को लेकर। फिलहाल के लिए नमस्कार।